कहानी की शुरुआत हमारी फीमेल लीड से होती है, जो अपने डॉग को डांट रही थी क्योंकि वो हमेशा बाहर से कुछ न कुछ उठाकर जरूर ले आया करता था। फिर वो उसे एक बाउल में पेडिग्री देती है। तभी वो न्यूज़ देखती है जहाँ से उसे पता चलता है कुछ एंशिएंट चीजें आर्कियोलॉजिस्ट को मिला है और वो चीजें काफी पुरानी है। ये न्यूज़ देखकर वो टीवी ऑफ कर देती है। तभी वो नोटिस करती है उसका डॉग कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। जब वो बाउल देखती है तब उसे वो खाली दिखता है। ये देखकर उसे लगता है उसका डॉग पूरा पेडिग्री खा गया है। इस वजह से वो वापस से उस बॉल में पेडिग्री डालने लगती है। ध्यान से उस बॉल को देखने पर हमें पता चलता है वो बॉल मैजिकल है और वो शाइन पर कर रहा है। अब हम दूसरे पास का सीन देखते हैं। यहाँ पर 2 टाइम लाइन चल रही है, एक जिसमें हमारी फीमेल लीड है और दूसरी टाइम लाइन जिसमें हमारा मेल लीड है। पास्ट में हम एक वॉर का सीन देखते हैं जहाँ के लोग भूख प्यास से मर रहे थे। साथ ही साथ वो सब लड़ कर काफी थक गए थे। अकाल पड़ने के कारण वहाँ का कमांडर जनरल, जिसका नाम हुआंग यान है, तो उसी बाउल के सामने बैठकर प्रेयर करने लगता है। तभी वो नोटिस करता है बाउल अपने आप भर गया है। ये देखकर वो सभी बहुत खुश होते हैं। उन सबको लगता है ये भगवान का करिश्मा है। इससे हमें पता चलता है फीमेल लीड जो खाना उस बाउल में डाल रही है वो खाना यहाँ के बाउल में आ रहा है। योंग यान पेडिग्री के एक टुकड़े को उठाकर उसे काफी गौर से देखने लगता है और अभी टेस्ट करने ही वाला था। तभी उसका सेनापति उसे रोकते हुए कहता है, आपकी सेफ्टी हमारे लिए सब कुछ है। इन हजारों सैनिकों और इन सभी प्रजा की जन आपके हाथों में है, इसलिए आप इसे पहले टेस्ट नहीं कर सकते हैं। ये कहते हुए वो उस पेडिग्री को खुद खा जाते हैं। खाते ही वो अचानक से जमीन पर गिरने लगते हैं। तब योंग उन्हें संभालते हुए पूछता है, क्या यह खाने लायक नहीं है? तब सेनापति कहते हैं, नहीं नहीं, ये खाने लायक है, मगर मैंने आज तक ऐसा चीज नहीं खाया है। लगता है भगवान ने हमें अमृत के रूप में यह प्रदान किया है। ये सुनकर योंग काफी खुश हो जाता है। फिर सेनापति उन्हें भी टेस्ट करने को कहते हैं, मगर वो मना करने लगते हैं। तभी उनके पेट से आवाज आने लगती है। फिर योंग कहता है, ये सब पहले प्रजा और सैनिकों में बंटवा दीजिए। दूसरी तरफ हमारी फीमेल लीड, जिसका नाम शिया था, वो उस बॉल में पेडिग्री डालते डालते थक जाती है, मगर वो बाउल भरने का नाम ही नहीं लेता है। ऐसा करते करते शिया पूरे 10 पैकेट उसमें डाल देती है। दूसरी तरफ सेनापति खाना मिलने के बाद योंग से वापस से प्रेयर करने को कहते हैं ताकि उन्हें पानी मिल सके। ये सुनकर योंग गुस्सा करते हुए कहता है, मैं वापस से कुछ नहीं मांगने वाला हूँ, नहीं तो हमारे गॉड्स को लगेगा हम काफी लालची हैं। मगर वो जैसे ही सभी की हालत देखता है तब वो प्रेयर्स करने लगता है ताकि गॉड इस बार उन्हें पानी दे सके पीने के लिए। दूसरी तरफ शिया थक जाती है उसमें पेडिग्री डालते डालते। फिर वो उसे पानी से फिल करने की सोचती है। उसके बाद वो एक नल खोलकर उस बाउल में पानी भरना शुरू कर देती है और वहाँ से चली जाती है। इधर उस पानी को देखकर योंग राहत की सांस लेता है। तभी उसके पास सेनापति आकर उसे अब प्रेयर्स बंद करने को कहते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा करते हुए बहुत घंटे हो चुके थे। तब वो कहता है, मुझे भले ही 1 महीने 1 साल के लिए ऐसा क्यों न रहना पड़े, तब भी मैं ऐसे ही प्रेयर करूंगा ताकि मेरी प्रजा खुश रहे। जब सेनापति कहते हैं, अगर हम वो सभी खाना और पानी सभी प्रजा में नहीं बांटेंगे तो हमारे सैनिक आराम से 1 महीने तक उसे खा पी कर सर्वाइव कर जाएंगे। ये सुनकर योंग को काफी गुस्सा आता है और वो कहता है, हम यहाँ तक सिर्फ अपनी प्रजा की वजह से ही पहुंच पाए हैं। ये उनकी ही देन है कि हम लाखों सैनिक को हरा दिए, इसलिए हमारे सैनिकों को खाना पानी न देकर प्रजा में बंटवा दो और हो सके तो खाने में कुछ खाने पीने लायक ग्रास मिला दो। अब सीन शिफ्ट होता है योंग पर, जहां वो एक पेपर जला रहा था उसी बाउल में रखकर। दूसरी तरफ शियान उसी बाउल को काफी ध्यान से देख रही थी। तभी उसके फेस पर बहुत ज्यादा धूं और राख आने लगता है। ये देखकर वो उस बाउल को फेंक देती है। तभी उसका ध्यान अपने डॉग पर जाता है जो मस्त हड्डी खा रहा था। ये देखकर वो उससे हड्डी छीनकर उस बाउल में फेंक देती है। उसके बाद वो उस बेचारे डॉग की काफी चीजें उसके अंदर फेंकने लगती है। दूसरी तरफ जब योंग और उसके साथी प्रेयर्स कर रहे थे तभी उनके ऊपर वो हड्डी आकर गिरता है। ये देखकर सभी को लगता है कोई दुश्मन आ गया है, मगर उन्हें रियलाइज होता है ये तो हड्डी है। उसके बाद वो सभी सोचने लगते हैं इसका हम सूप बनाकर मस्त पिएंगे। ये सोचकर सभी के मुंह में पानी भी आने लगता है।
तभी उनके पास बहुत से चॉकलेट और एक कैन फूड आकर गिरता है, जिसे यो योन खोलने लगता है और खोलते ही उसकी खुशबू चारों ओर फैल जाती है। तब यो योन एक कपड़े पर कुछ लिखकर उस बॉल में फेंक देता है। इधर जब वो कपड़ा शिया को मिलता है तब वो उस पर लिखे हुए लेटर को पढ़ती है, जिससे उसे पता चलता है यह यो योन ने लिखा है, जो अपनी आर्मी के साथ युद्ध कर रहे हैं और उन्हें खाने पीने की काफी कमी है, इसलिए वो उससे मदद मांगते हैं। ये पढ़कर शिया को लगता है ये कपड़ा उसका डॉग कहीं से उठा कर ले आया होगा, मगर दूसरे पल ही वो सोचती है अगर ये सब सच हुआ तो। ये सोचकर वो अपने स्टोर रूम में जाती है, जहाँ उसके पेरेंट्स ने काफी सारा सामान रखा था। शिया उन सभी सामान को उस बाउल के अंदर रखना शुरू कर देती है, क्योंकि वो सभी सामान वैसे भी कुछ दिनों में एक्सपायर होने वाला था। उधर जब ये सामान यो योन और उसके साथियों को मिलता है तब वो आटे चावल के इतने अच्छे वैरायटी को देखकर काफी हैरान होते हैं। उन सभी ने आज तक इतना प्योर आटा कभी नहीं देखा था। तब सेनापति कहते हैं ये सामान तो हम सबके लिए काफी कम है, क्यों ना हम गॉड से और चीजें मांग लें। ये सुनकर यो गुस्सा करते हुए उन्हें अपने लालच पर कंट्रोल रखने को कहता है और साथ ही साथ वो सभी उस बाउल में कुछ उपहार चढ़ाते हैं, जैसे कि गोल्ड और जेट पेंडेंट। दूसरी तरफ शिया उस बाउल के अंदर सामान रख रख कर थक गई थी, इसलिए वो कुछ देर आराम करने के लिए बैठ जाती है। तभी उसके घर में कुछ लोग जबरदस्ती घुस आते हैं। तब वो कहती है आप लोगों ने मेरे फादर के बिजनेस पर कब्जा कर लिया है, अब आपको और क्या चाहिए। तब वो सभी कहते हैं तुम्हारे फादर ने 100 मिलियन का कर्ज लिया है, हम उसी को लेने आए हैं। तुम चाहो तो ये घर हमें दे सकती हो, या फिर ऐसा करो तुम इस इंसान से शादी कर लो, इसके बदले में तुम्हें एक अपार्टमेंट गिफ्ट कर दूंगा। ये सुनकर शिया को याद आता है उसके फादर ने सिर्फ 10 मिलियन का कर्ज लिया था और वो भी एक हिसाब से चुका चुके हैं, क्योंकि इन सभी ने उनकी कंपनी को हड़प लिया है। मगर उसके पास कोई सबूत न होने के कारण वो कुछ नहीं कर पाती और कहती है मैं आप लोगों का पैसा वापस कर दूंगी, इसलिए आप सभी मेरे घर से दफा हो जाओ। ये सुनकर वो सभी जाते हुए उसे धमकी देते हैं कि तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन का ही समय है। ये सुनकर शिया काफी परेशान होने लगती है और सोचने लगती है अब मैं क्या करूं। जब वो बॉल के पास जाकर देखती है तब वो देखकर हैरान हो जाती है कि इसके अंदर से गोल्ड के बड़े बड़े बार निकल रहे हैं, साथ ही साथ इसके एक जेड पेंडेंट भी है। ये देखकर वो सोचने लगती है क्या ये बाउल अब मुझे अच्छी अच्छी चीजें दे रहा है, क्या ये किसी टाइप का खजाना है, या फिर कहीं इस बाउल के दूसरी तरफ से कोई मुझे ये चीजें तो नहीं दे रहा है। वो इसके बारे में ज्यादा ना सोचते हुए वो सभी गोल्ड बार और जेड पेंडेंट को लेकर अपने अंकल के पास पहुंच जाती है। ज्वेलरी को चेक करने में काफी एक्सपर्ट थे। वो गोल्ड बार को देखकर बताते हैं ये काफी रेयर बार है, जो कि प्योर गोल्ड से बना हुआ है, उसकी कीमत मिलियन में है। ये सुनकर शिया काफी हैरान होती है। उसके बाद वो जेड पेंडेंट को देती है चेक करने के लिए। उसे देखकर ही अंकल शॉक्ड रह जाते हैं और बताते हैं ये काफी रेयर जेड से बना हुआ है, इसकी कीमत का अंदाजा तुम लगा भी नहीं सकती हो। ये जेड पेंडेंट पुराने समय के ह्यो डायनेस्टी का है, जिसे लास्ट टाइम ह्यो यन के हाथ में देखा गया था जब वो युद्ध पर गए थे अपने सैनिकों के साथ। उस समय खाने पीने का अकाल पड़ गया था, मगर उस हालत में भी उनकी 30,000 सेना ने 3 लाख दुश्मनों का सामना काफी डट कर किया था। ये सब सुनकर शिया को याद आता है उस लेटर में भी यही बात लिखा हुआ था, कहीं उस बाउल के दूसरी तरफ सही में ह्यो यन ही तो नहीं है। फिर अंकल उसे एक एक्सिबिशन में जाने को कहते हैं, जहाँ उसे इस जेड पेंडेंट की असली कीमत मिल सकती थी। ये सुनकर वो हाँ बोलते हुए वापस से अपने घर आ जाती है और घर आते ही वो सबसे पहले यो यन के बारे में पढ़ना शुरू करती है, मगर उसे यो यन के बारे में कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है। आखिरी पेज पर लिखा था वहाँ के राजा ने यो यन के सभी डिटेल्स को पूरी तरह से मिटा दिया था ताकि उसके बारे में किसी को पता न चल सके। फिर कुछ समय के बाद यो यन की मृत्यु हो जाती है। ये पढ़कर शिया के हाथ से वो बुक गिर जाता है। तब वो सोचने लगती है मैं उसे बचाने के लिए क्या करूं, वहाँ पर युद्ध चल रहा है और खाने की भी कमी है, तो क्यों ना मैं इन्हें बहुत सारा खाने का सामान भेज दूं। उसके बाद वो 17 मिलियन का सामान ऑनलाइन ऑर्डर कर देती है। तब उसे एहसास होता है जब तक ये सामान उसके पास आएगा तब तक वो ये ह्यो डायनेस्टी खत्म हो चुकी होगी। ये जानकर वो जल्दी से सुपरमार्केट पहुंच जाती है और वहाँ का सभी सामान खरीदना शुरू कर देती है। ये देखकर वहाँ के सभी लोग हैरान होते हैं, साथ ही साथ वहाँ के स्टाफ को भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। दूसरी तरफ यो यन भी काफी परेशान
हो रहा था। तभी उसे पता चलता है कि सभी प्रजा ने आंदोलन कर दिया था। तब वो जाकर उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, मगर वो सभी काफी गुस्से में दिख रहे थे क्योंकि उन सभी ने बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये सभी सोल्जर्स और योयन अपना पेट तो भर रहे हैं मगर उनके बारे में सोच तक नहीं रहे हैं। तब योयन कहता है, हम आप लोगों के लिए क्या क्या नहीं कर रहे हैं, फिर भी आप लोगों को हमारे ऊपर भरोसा नहीं है। भले ही आपको राजा ने आपको निकाल दिया है अगर अपने राज्य से, मगर मैं आप सभी के साथ हूँ। उसके बाद वो उन सभी को भी प्रेयर्स करने को कहते हैं। कुछ देर बाद एक बच्चा कहता है, प्रेयर्स करने से खाना थोड़े न मिलता है, ये सभी नाटक कर रहे हैं। ये सुनकर योयन सोचने लगता है, अगर आज सही में गॉड ने खाने का सामान नहीं दिया फिर क्या होगा हम सभी का, उसके बाद मैं इन सभी को क्या मुंह दिखाऊंगा। तभी अचानक से उस बाउल के अंदर से खाने का ढेर सारा सामान गिरने लगता है। उन चावल की क्वालिटी देखकर उन सभी को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता है। उसके बाद योयन सबसे पहले उन सभी को खाने के लिए देता है। सभी लोग ऐसा खाना खा रहे थे जैसे उन्हें आखिरी बार ये खाना नसीब हो रहा है। तभी अचानक से योयन को उस बाउल में से आवाज आता है जहाँ शिया पूछती है, क्या तुम्हारा नाम योयन है और तुम यो डायनेस्टी से हो? ये सुनकर योयन सोचने लगते हैं, इन्हें मेरे आइडेंटिटी के बारे में कैसे पता है। इसके बाद वो जवाब देता है, हाँ मैं योयन ही हूँ, जेड डायनेस्टी से, और आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारे लिए इतना सब कुछ किया है। उसके बाद वो उसके रिप्लाई का वेट करने लगते हैं। ऐसा करते करते उसे बहुत समय हो जाता है। तब उसे शिया की आवाज सुनाई देती है जहाँ वो कहती है, मैं कोई गॉड नहीं हूँ मगर फिर भी मैं आप सभी की मदद करना चाहती हूँ, इसलिए आप बता दीजिए मैं आप लोगों की मदद कैसे कर सकती हूँ। ये सुनकर योयन पूछता है, अगर आप गॉड नहीं हो तो कौन हो और आप हमारी मदद क्यों करना चाहती हो? तब वो कहती है, मैं इस बात को नहीं समझ सकती हूँ, ऐसा करो आप मुझे एक गॉड ही समझो और अपनी प्रॉब्लम बताओ। अब योयन उसे बताता है उसे कम से कम 30,000 लोगों का पेट भरने लायक खाने का सामान चाहिए, जिस पर शिया कहती है कि ठीक है आपको मिल जाएगा सामान, मगर उसके बदले आपको मुझे गोल्ड भेंट में चढ़ाना होगा। उसके लिए योयन भी मान जाता है। फिर वो जाकर सभी प्रजा को प्रेयर्स करने को कहता है। ऐसा करते ही बहुत सारा सामान बाउल से निकलने लगता है और देखते ही देखते वहाँ सामान का ढेर जमा हो जाता है। फिर योयन वापस से प्रेयर्स करता है, फिर उसके पास वापस से सामान आने लगते हैं। ये सब देखकर सभी लोग खुशी मनाने लगते हैं। तब योयन एक स्वीट पोटैटो को उठाते हुए बोलता है, यह एक ऐसी चीज है जिसे आप लोग चोटी की जगह पर उगा सकते हैं, साथ ही साथ इसकी खेती करने के लिए आप सभी को ज्यादा पानी की भी जरूरत नहीं पड़ती है और इसकी फसल भी बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। ये सुनकर सभी लोग खुश होते हुए कहते हैं, अब हमें भूखे मरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब हमें जिंदा रहने का साधन मिल चुका है। अब रात का सीन देखते हैं जहाँ सेनापति योयन से कहते हैं, क्या हमें गॉड को गोल्ड सिल्वर जेड भेंट में देना चाहिए? ये काफी महंगी चीजें हैं। ये सुनकर वो कहता है, हमारी प्रजा से इम्पोर्टेंट चीजें कुछ भी नहीं है, अगर हम सब जिंदा ही नहीं रहेंगे तो फिर ये गोल्ड किस काम आएगा। दूसरी तरफ हम शिया को देखते हैं जो बैठकर हिसाब कर रही थी। तभी उसके पास उसकी आंट का कॉल आता है जो उससे उसका घर हड़पना चाहती है। फिर शिया कहती है, आपने कॉल क्यों किया है? क्या आप मेरी शादी उस बुढ़े से करवाना चाहती हो? तब उसकी आंटी कहती है, क्या तुम्हें तमीज नहीं है कि अपनी आंटी से कैसे बात की जाती है? तब वो कहती है, क्या आपने आज तक ऐसा कोई काम किया है जिस वजह से मैं आपको आंटी बोल सकूं? फिर उसकी आंटी गुस्से में कहती है, अगर तुमने 2 दिन के अंदर पैसे वापस नहीं किए तो तुम रोड पर आ जाओगी, इस बात को याद रखना। ये सुनकर शिया बोलती है, आप सपने देखते रह जाओ। ये कहकर वो कॉल कट कर देती है। दूसरी तरफ हम योयन को देखते हैं जो दुश्मनों का सामना कर रहे थे क्योंकि उन सभी ने उनके कैंप पर अटैक कर दिया था। इधर शिया बहुत सारा सामान खरीद कर उसे स्टोर रूम में रख देती थी और डिलीवरी मैन को पेमेंट कर ही रही थी। तभी वहाँ पे वही बुढ़ा आ जाता है जो कि शिया से शादी करना चाहता था, मगर शिया को कोई आइडिया ही नहीं था आखिर वो कौन है। तब वो कहता है, मैं तुम्हारा ब्लाइंड डेट हूँ। तब वो बोलती है, मुझे अभी किसी को डेट नहीं करना है, इसलिए आप यहाँ से निकल जाइए। तब वो आदमी बोलता है, क्या तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ? मैं हिंग चैंग ग्रुप का जनरल मैनेजर हूँ। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैं तुम में इंटरेस्टेड हूँ,
तब सिया उन्हें वहाँ से जाने को कहती है। तब वो कहते हैं तुम अनाथ हो, तुम्हारा ध्यान रखने वाला तो कोई है नहीं, इसलिए तुम्हें मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। तभी डिलीवरी बॉय पेमेंट करने को बोलता है। ये देखकर वो आदमी कहता है मैं पेमेंट कर देता हूँ, मगर शादी के बाद ज्यादा खर्च मत करना। मगर उन्हें जैसे ही पता चलता है बिल 8.5 मिलियन का है, तब वो पैसे पे करने से पीछे हट जाते हैं। तब सिया कहती है अबे तुम इतना पे नहीं कर सकते, फिर तुम मेरे से शादी करने का ख्वाब भी देखना भूल जाओ। ये कहकर वो अपने डॉग को वहाँ पर बुला लेती है, जो उनका पीछा करने लगता है। ये देखकर वो वहाँ से तेजी से भाग जाता है। जब सिया घर के अंदर जाती है तब उसे बॉल के अंदर से एक और जेट पत्थर मिलता है। उसे देखकर वो सोचती है मुझे अपने अंकल से इसके बारे में पूछना चाहिए, ये भी काफी रेयर दिख रहा है। उसके बाद वो अपने अंकल के पास पहुंच जाती है और वो सभी जेड उन्हें दिखाने लगती है। तब वो उसे देखते हुए कहते हैं ये भी काफी रेयर दिख रहा है। तब सिया उनसे योयान के बारे में पूछती है। तब अंकल कहते हैं तुम उनके बारे में क्यों जानना चाहती हो? वैसे इस शॉप के पुराने मालिक योयान के बारे में हमेशा पढ़ा करते थे और उनके पास बहुत से इन्फॉर्मेशन भी थे। ये लो ये बुक, इसमें तुम्हें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। दूसरी तरफ योयान की तबीयत काफी खराब पड़ी हुई थी। तभी उसे एक बैड न्यूज मिलती है। दूसरी तरफ सिया उस बुक को पढ़ते हुए पूछती है अंकल इसके अंदर काफी इन्फॉर्मेशन है, मगर मैंने इन सभी इन्फॉर्मेशन के बारे में किसी बुक या न्यूज में क्यों नहीं पढ़ा है? तब वो बताते हैं ये बुक हाथ से लिखा गया है उनके पूर्वजों की वजह से, इसलिए वो आज तक इसे संभाल कर रखे हुए हैं। और हाँ, तुम्हारे जेड पेंडेंट को देखकर मेरे दोस्त का मुंह खुला का खुला रह गया था। यह रहा इनविटेशन लेटर, वो तुमसे मिलना चाहते हैं पर्सनली, इसलिए इस एक्सिबिशन में जरूर आना। अब हम बाउल को देखते हैं जिसके अंदर से कुछ लेटर्स निकल रहे थे। दूसरी तरफ योयान की हालत दिन पर दिन खराब हुई जा रही थी। तभी उसका सेनापति आकर बताता है बहुत से सैनिकों में प्लॉज फैल गया है, जैसा आपने कहा था वैसे ही मैंने उन सभी को अलग कर दिया है, मगर अब आइसोलेट करने के लिए जगह ही नहीं बचे हैं और न ही कोई दवाई है इसका। ये सुनकर योयान गुस्सा करते हुए उन्हें जल्द से जल्द दवाई ढूंढ कर लाने को कहता है। उसके बाद वो गॉड से माफी मांगने लगते हैं। तभी अचानक से वो बेहोश होकर वहीं पर गिर पड़ते हैं। इधर जब शिया घर आती है तब वो देखती है बाउल में काफी लेटर्स पड़े हुए हैं। वो उन्हें एक एक करके पढ़ने लगती है, जिससे उसे पता चलता है योडान स्ट्रीम में प्लेग फैल गया है, जिस वजह से बहुत से लोग की मौत हो गई है। साथ ही साथ उन्हें फीवर और कोल्ड जैसे सिम्टम्स दिख रहे हैं। पूरी जनता परेशान और हताश है। ये सब पढ़कर शिया काफी परेशान होने लगती है और अपने बुक में एक बार चेक करती है, जिससे उसे पता चलता है ये सब सच है। तब वो जल्दी से मेडिसिन के बारे में सर्च करने लगती है। दूसरी तरफ जब योयान की आंखें खुलती हैं तब उसे लगता है कि ये उसका आखिरी समय है, जिस वजह से वो सेनापति को कहता है मुझे आप इस बाउल के पास ले चलिए। वहाँ पहुंचकर वो गॉड से उन सभी को बचाने के लिए मेडिसिन मांगने लगता है और अपनी गलतियों के और माफी मांगता है। तभी उसकी आंखें बंद होने लगती हैं। फिर उसे शिया की आवाज आती है जो उसे हिम्मत ना हारने को कहती है और बताती है उसे जिंदा रहना ही होगा। ये सुनकर उसकी आंखें वापस से खुल जाती हैं। इसके साथ ही उसके पास काफी सारा मेडिसिन आ जाता है। वो उन सभी मेडिसिन को देखने लगता है। तभी उसकी नजर एक छोटी सी डायरी पर पड़ती है जिसमें लिखा था किस तरह से उन मेडिसिन को खाना है। तभी उसमें से एक फोटो बाहर गिरता है जो किसी और का नहीं बल्कि शिया का होता है। उस फोटो को देखकर सेनापति कहने लगते हैं लगता है ये हमारी गॉड है। ये सुनकर योयान उसकी फोटो को छुपा लेता है और उन्हें मेडिसिन सभी में बंटवाने को कहकर खुद भी उसे खा लेता है और शिया की फोटो को काफी गौर से देखने लगता है। तब भी उसे पता चलता है दुश्मन एक बहुत बड़े अटैक की तैयारी कर रहे हैं। ये सुनकर वो उस तरफ जाने लगता है। अब हम एक्सिबिशन का सीन देखते हैं जहाँ काफी बड़े बड़े लोग आए थे जो टियान से मिलना चाहते थे। ये एक्सिबिशन टियान ही होल्ड कर रहा था। वहाँ पर शिया की आंटी और असल भी आए थे जो उसके घर पर कब्जा करना चाहते थे। आंटी अपनी तारीफ करते हुए बोलती हैं इस एक्सिबिशन में वही हिस्सा ले सकता है जिसके पास 10 मिलियन से ज्यादा मूल्यवान चीजें हो। वैसे तुम सब मुझे ही देख लो, मेरे पास लीन डायनेस्टी का एक वास है जो काफी मूल्यवान है। ये देखकर सभी लोग उनकी तारीफ करने लगते हैं। तभी वहाँ पर शिया आती है एक बैग के साथ। ये देखकर आंटी बोलती हैं तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? कहीं इस बैग में कूड़ा कबाड़ तो नहीं है? ये जगह तुम्हारे लायक भी नहीं है, इसलिए यहाँ से वापस चली जाओ।
तब वो कहती है, मैं यहाँ पर आऊँ या नहीं, आपको क्या जा रहा है, मैं यहाँ पर कुछ एंशिएंट चीजें लेकर आई हूँ। ये सुनकर आंटी अपना वास दिखाते हुए कहती है, यहाँ पर उन्हीं लोगों को एंट्री मिलेगी जिसके पास 10 मिलियन से ज्यादा की कीमती चीजें हो। उसके बाद वो सामने बैठे इंसान से उस वास को चेक करवाती है। तब वो बताते हैं ये लीन डेंसिटी का है और ये काफी मूल्यवान भी है, इसकी कीमत कम से कम 13 मिलियन तो होगी ही। ये सुनकर वो शो ऑफ करने लगती है और शिया को वहाँ से वापस जाने को कहती है, मगर जब वो मना कर देती है तब वो बोलती है, तुम्हारे पास सिर्फ आज का ही समय है, अगर मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो वो घर मेरा होगा। ये सुनकर शिया बोलती है, आपके पैसे आपको आज मिल जाएंगे। उसके बाद वो उन सभी आदमी को अपनी चीजें दिखाने लगती है। वो एक छोटे से वास को देखकर कहता है, ये दिख तो काफी रेयर लग रही है, अगर मुझे इसका डायनेस्टी पता नहीं चल रहा है। तब वो कहती है, ऐसा है, मगर मुझे अंदर जाने का पास मिला है, ये देखो इनविटेशन लेटर। उसकी ये बातें सुनकर वहाँ पर खड़े सभी लोग हंसने लगते हैं और आंटी कहती हैं, ऐसा कोई लेटर ही नहीं बना है, फिर तुम्हें ये कहाँ से मिला और तुम किसे पागल बनाने की कोशिश कर रही हो। उनकी बातें सुनने के बाद शिया किसी को कॉल करने लगती है। तब आंटी कहती हैं, तुम किसे कॉल कर रही हो? अपने उसी अंकल को जो ज्वेलरी का काम करते हैं। अब तुम यहाँ से शर्म के कारण भागने की कोशिश मत करना। तभी वहाँ पर वहाँ के प्रेसिडेंट आ जाते हैं, जिन्हें देखकर सभी हैरान होते हैं। वो डायरेक्ट शिया के पास जाते हैं और उसे अंदर ले जाने लगते हैं। तब शिया जाते हुए अपनी आंटी को इनविटेशन लेटर दिखाकर कहती है, लगता है ये लेटर सही में काम करता है। तभी आंटी और बाकी के लोग प्रेसिडेंट को रोक कर कहते हैं, हम भी वीआईपी गेस्ट हैं। तब प्रेसिडेंट शिया से पूछते हैं, क्या आप इन सभी को जानती हो? तब वो मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। अब हम दूसरी तरफ का सीन देखते हैं, जहाँ यूयन को पता चलता है जोर और चैन डांसरी ने दोनों तरफ से हमला कर दिया है और उनके पास कम से कम 1 लाख सोल्जर्स हैं और हमारे पास ना ही आर्मर है और ना ही अच्छे तलवार। हम उन सभी का सामना कैसे करेंगे? तब योयन कहता है, इसका पता नहीं, मगर हम हार नहीं मान सकते हैं। हमें कैसे भी करके उन सभी का सामना करना ही होगा ताकि हम अपनी प्रजा की रक्षा कर सके। दूसरी तरफ हम शिया को देखते हैं, जिसे अंदर एंट्री मिल गई थी। कुछ देर बाद वहाँ पर आंटी आ जाती हैं, जिन्हें अंदर एंट्री किसी और ने नहीं बल्कि उसी आदमी ने दिलाया था जो शिया से शादी करना चाहता था। इसका नाम शू है। अंदर आते ही आंटी शिया को देखकर कहती हैं, ये तुम्हारे लायक जगह नहीं है, इसलिए यहाँ से चली जाओ। शू एक चेयर पर बैठते हुए बोलते हैं, आओ मेरी गोद में बैठ जाओ, फिर शायद मैं तुम्हें माफ कर दूं। ये सुनकर शिया उनकी तरफ बढ़ने लगती है और आगे जाकर उन्हें किक मारती है, मगर वो अपने आप को बचा लेता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? तब शिया बोलती है, मैं तेरे जैसे पिक को डेट करूंगी, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? उसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है। तब शू उसे माफी मांगने को कहते हैं, मगर शिया उसे इडियट कहकर आगे वीआईपी सीट पर चली जाती है। तब आंटी उसे रोकते हुए कहती है, तुम वीआईपी सीट पर कैसे बैठ सकती हो? तुम इसके लायक तक नहीं हो। तब शिया उन्हें अपना नाम दिखाती है जो कि वीआईपी सीट पर लिखा था। ये देखकर वो सभी हैरान रह जाते हैं। तभी वहाँ पर प्रेसिडेंट भी आ जाते हैं, जिससे आंटी कंप्लेन करते हुए बोलती हैं, ये लड़की फ्रॉड है, ये कोई वीआईपी गेस्ट हो ही नहीं सकती है। तब प्रेसिडेंट उन्हें डांटते हुए कहते हैं, ये स्पेशल गेस्ट है जिसका ध्यान रखने के लिए मुझे बॉस ने कहा है। ये बात जाकर वो सभी और हैरान हो जाते हैं। उसके बाद एक्सहिबिशन शुरू होता है, जहाँ सभी लोगों को अपना अपना कीमती चीज सबमिट करवाना था और उसके बाद इन चीजों पर बोली लगवाई जाती। जिस चीज पर भी ज्यादा बोली लगी होगी उसे बॉस सेमे का मौका मिलेगा। ये जानकर सभी लोग अपनी अपनी चीजें स्टाफ को दे देते हैं। उसके बाद एक ब्लू पॉट की बोली लगाई जाती है, जिसकी बोली 6 मिलियन से शुरू होती है और आगे जाकर उसकी हाईएस्ट बोली 16 मिलियन की लगती है। इसके बाद दूसरे आइटम की बोली लगाई जाती है। वो आइटम एक वास होता है जिसकी बोली 15 मिलियन से लगाई जाती है और हाईएस्ट बोली 21 मिलियन पहुंचती है। ये सब देखकर शिया काफी बोर हो जाती है और अपने बारी का इंतजार करते हुए सोचती है, अभी हुओ यान क्या कर रहा होगा? उसकी आर्मी तो अभी प्लाउज से जूझ रही होगी। तभी उसका वही बाउल चमकने लगता है और उसमें से एक लेटर निकलता है, जिससे उसे पता चलता है कि दूसरे डायनेस्टी के लोगों ने योयन की आर्मी पर हमला कर दिया है और उनके पास लड़ने के लिए अच्छी वेपन्स भी नहीं है, जिससे वो सभी लोग युद्ध में मारे जा भी सकते हैं। ये पढ़कर वो काफी परेशान होने लगती है कि अब मैं क्या करूं? मैं उन लोगों की मदद कैसे कर सकती हूँ? उनके लिए मैं कहां से अच्छी बुलेट प्रूफ जैकेट लाऊं? तभी शू के आइटम की बारी आ जाती है। वो अपना आइटम स्टाफ को न देकर खुद स्टेज पर सबमिट करके आ जाती है, जहां उन्हें चेक करके बताया जाता है ये काफी कीमती है। ये सुनकर वो खुश होने लगते हैं। फिर आगे उन्हें पता चलता है ये सिर्फ एक यूरिनरी है जहाँ पर यूरिन किया जाता है। ये सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं और उनका अच्छे से पोपट हो जाता है, मगर वो इस बात पर बिलीव करने को तैयार नहीं था और उस पॉट को सूंघते हुए
कहता है ये पॉट राजा द्वारा यूज किया जाता है। उनकी ये हरकत देखकर सभी लोग उसे नीचे आने को कहते हैं और शिया कहती है ये एक मामूली यूरिन पॉट है, इसलिए आप अपना मजाक मत बनाइए और नीचे आ जाइए। तब वो कहते हैं अगर तुम्हें ये मामूली पॉट लगता है फिर तुम कोई मूल्यवान वस्तु दिखाओ। तब शिया अपने बैग से एक ब्लैक कलर का स्टोन निकालती है जिसे देखकर सभी लोग हंसने लगते हैं और शिया का मजाक बनाते हुए कहते हैं ये सिर्फ एक मामूली सा स्टोन है, इसे तो कोई 100 रुपया में भी नहीं खरीदेगा। तभी वीआईपी गेस्ट में से एक गेस्ट जिसका नाम जहांग होता है वो उस ब्लैक स्टोन की बोली 1 बिलियन लगाते हैं जिसे सुनकर सभी के होश उड़ जाते हैं, खास तौर पर शिया के। तब चू उनके पास आकर कहते हैं ये लड़की आपको पागल बना रही है, ये एक मामूली स्टोन है, मैं आपके लिए ऐसे 10 स्टोन ला सकता हूँ। ये सुनकर मिस्टर जहांग उस पर गुस्सा करते हुए कहते हैं मैं तुम्हारे जैसे मूर्ख इंसान की बात कब से मानने लगा और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे सलाह देने की। तब वो कुछ नहीं बोल पाते हैं। फिर मिस्टर जहांग शिया से पूछते हैं अगर आपको इसकी कीमत और चाहिए तो मैं देने को तैयार हूँ। तब शिया कहती है मुझे पैसे नहीं चाहिए बल्कि इसके बदले एक फेवर चाहिए। ऐसा करिए आप इस स्टोन को भी रख लीजिए मगर आप मेरा काम कर दीजिए। तब मिस्टर जहांग उससे उसका काम पूछते हैं। तब वो बुलेट प्रूफ और हार्ड वेस्ट मांगती है। तब वो जवाब देते हैं आपको 3 दिन में ये सभी चीजें मिल जाएंगी। ये सुनकर शिया उनसे ये काम 1 दिन में करने को बोलती है मगर वो मना कर देते हैं। तब शिया उन्हें एक जेड पेंडेंट देते हुए जल्दी से अरेंज करने को बोलती है। तब वो कहते हैं आधे से 1 घंटे में आपको आपका सामान मिल जाएगा। तभी वहाँ पर मिस्ट्रेस लीन की एंट्री होती है जो काफी जानी मानी बिजनेस वूमेन है। वो आते ही बताती हैं उनसे ज्यादा कीमती वाला आइटम किसी के पास होगा ही नहीं। उसके बाद वो अपना आइटम दिखाती हैं जो एक छोटा सा ट्री होता है, वो भी जेड पत्थर से बना हुआ। सभी लोगों को लगता है ये तो आम सा पत्थर है। तब वहाँ के वैज्ञानिक बताते हैं ये काफी मूल्यवान पत्थर है, इस वजह से इसकी कीमत 50 बिलियन से शुरू होती है। ये सुनकर शिया अपना जेड पेंडेंट देखने लगती है। इधर सभी लोग कहते हैं आप सभी 50 बिलियन से इसका प्राइस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। सभी लोग मिस्ट्रेस लीन के खिलाफ लग रहे थे। ये सब देखकर मिस्ट्रेस लीन बोलती है तुम सबको इसकी वैल्यू क्या पता होगी, तुम सब तो एक आम इंसान हो। इसके बाद वो उस ट्री पर टैप करती है। उनके ऐसा करते ही उस ट्री से फ्लावर्स ब्लूम करने लगते हैं और साथ ही साथ वो सभी फ्लावर्स चमक भी रहे थे। ये देखकर वहाँ पर खड़े सभी के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। फिर वो पूछती है क्या अब मैं मास्टर से मिल सकती हूँ, मेरा आइटम सबसे ज्यादा कीमती है। तब वहाँ पर खड़े जजेस बताते हैं वो उससे नहीं मिल सकती है क्योंकि मास्टर खुद डिसाइड करेंगे उन्हें किससे मिलना है। अब हम व्हाइट जेड पेंडेंट की बोली शुरू करने वाले हैं। ये सुनकर शिया अपना व्हाइट जेड पेंडेंट लेकर खड़ी हो जाती है। उसके ऐसा करते ही अंकल आंटी उसका मजाक बनाने लगते हैं। तब वो अपने हाथ में व्हाइट जेड पेंडेंट को दिखाती है जिसे देखने के बाद उन सभी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। उसके बाद शिया स्टेज पर जाती है जहाँ पहले तो उसे शू घेर लेता है मगर वो उनसे मुंह न लगते हुए आगे बढ़ जाती है। जहाँ जाते ही वो सभी को अपना व्हाइट जेड पेंडेंट दिखाती है जिसे देखकर मिस्ट्रेस लीन उसका मजाक बनाने लगती है कि आजकल यहाँ पर कोई भी अपना मुंह उठाकर आ जा रहा है, ऐसे किसी पेंडेंट के बारे में तो मैंने सुना ही नहीं है। ये सब सुनकर शिया वहाँ से जाते हुए बोलती है अगर आपको इस जेड पेंडेंट की वैल्यू ही नहीं पता फिर मेरे यहाँ रहने का क्या फायदा। वो जा ही रही होती है तभी मिस्ट्रेस लीन उसका हाथ पकड़कर उससे बहस करने लगती है। तभी अचानक से मिस्ट्रेस लीन के ड्रेस के सभी फ्लावर्स एक एक करके गिरने लगते हैं। ये देखकर मिस्ट्रेस लीन इसका दोस्त भी बेचारी शिया पर डाल देती है। तब वो कहती है मैंने तो कुछ भी नहीं किया है और न ही उसे टच किया है। तब जजेस उन्हें बताते हैं जेड पेंडेंट में और सभी जेड स्टोन्स में स्पिरिट होता है और आपके फ्लावर्स इसलिए नीचे गिर गए क्योंकि व्हाइट जेड पेंडेंट के सुंदरता के सामने वो सभी टिक नहीं पाए। ये सुनकर मिस्ट्रेस लीन को उन पर भरोसा नहीं होता है। तभी वहाँ पर एक्सिबिट्यूशन के करवाने वाले आते हैं जिनका नाम मिस्टर लू होता है। वो आते ही सबसे पहले मिस्ट्रेस लीन को थप्पड़ मारते हैं और एक मुकुट लेकर अपना सिर शिया की तरफ झुका देते हैं और कहते हैं आपके हस्बैंड्स आपका वेट कर रहे हैं। तब वो बताती है उसकी अभी तक शादी नहीं हुई है। तब मिस्टर लू कहते हैं आप हमारे साथ चलिए हमारे बॉस से मिलने। तभी मिस्ट्रेस लीन कहने लगती है मुझे ले चलो, मैं चलने को तैयार हूँ। ये सुनकर मिस्टर लू उसे धक्के मारकर वहाँ से निकलवा देते हैं। तब मिस्ट्रेस लीन और अंकल आंटी आपस में बातें कहने लगते हैं। तभी उन सभी को शिया कहीं जाते हुए दिखाई देती है जिसका पीछा वो सभी करने लगते हैं और पीछा करते करते एक जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ शिया सभी वेपन्स को देख रही थी। वो सभी छुपकर उस बाउल के पास चले जाते हैं और तभी वो बाउल उन्हें अपने अंदर खींच लेता है जिस वजह से वो सभी हुयेन की दुनिया में पहुंच जाते हैं। इधर शिया उन सभी वेपन्स को हुयेन के पास भेज
भेज देती है। उसे देखकर वो सभी काफी खुश होते हैं। फिर वो गन को देखकर सोचने लगता है उसका यूज कैसे करना है। तभी वो देखता है वहाँ पर एक डायरी भी है जिसके अंदर उसके यूजेस लिखे हुए हैं। उसके बाद युयन अपने आर्मी को ट्रेन करके युद्ध पर जाता है और कुछ ही मिनटों में लाखों के सैनिकों को खत्म कर देता है। दूसरी तरफ मिस्टर लू शिया को अपने बॉस से मिलवाने से पहले एक एंशिएंट ड्रेस देते हैं और उसे पहनकर अंदर चलने को कहते हैं। उसे देखकर शिया को लगता है ये ड्रेस उसके लिए ही बना है। फिर वो अंदर जाती है जहाँ उसे अपने सामने युयन दिखता है। इसी के साथ ये कहानी यही एंड हो जाती है।